नमस्ते दोस्तों। इंटरनेट पर अक्सर एक बहस छिड़ जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के बाद और आजादी के बाद दशकों तक अपने मुख्यालय पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। क्या यह बात सच है? और अगर सच है तो इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे लाहौर अधिवेशन से लेकर साल 2002 के उस ऐतिहासिक कोर्ट केस की कहानी जिसने हर भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें आजादी से पहले दिसंबर 1929 में जाना होगा। लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से डोमिनियन स्टेटस यानी सीमित स्वायत्तता की मांग को पूरी तरह छोड़कर पूर्ण स्वराज्य टोटल इंडिपेंडेंस का और इसका आधिकारिक प्रस्ताव पास किया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को नेहरू जी ने पहली बार भारत का राष्ट्र ध्वज फहराया, जो आज के तिरंगे से थोड़ा अलग था और उसके बीच में चरखा बना था। इसी अधिवेशन में देश से आह्वान किया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। यही कारण है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब भी उसे लागू करने के लिए इसी ऐतिहासिक तारीख यानी 26 जनवरी 1950 को चुना गया, ताकि पूर्ण स्वराज्य के उस संकल्प को हमेशा के लिए अमर किया जा सके। आरएसएस और तिरंगे के रिश्ते को लेकर इतिहास में कई पहलू हैं। साल 1930 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा पर संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने एक पत्र जारी कर शाखाओं को स्वतंत्रता के विचार की वंदना करने को कहा, लेकिन तिरंगे की जगह भगवा ध्वज फहराने का निर्देश दिया। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन इसके बाद 2002 तक लगभग 52 वर्षों का लंबा अंतराल रहा। आलोचक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर 14 अगस्त 1947 के उस संपादकीय का हवाला देते हैं जिसमें तिरंगे को मनोवैज्ञानिक रूप से दोषपूर्ण बताया गया था, तथा एम.एस. गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स का भी जिक्र करते हैं, जिसमें भगवा ध्वज को राष्ट्र का सच्चा प्रतीक माना गया है। दूसरी ओर संघ के समर्थकों का तर्क है कि 1949 में सरदार पटेल के साथ हुए समझौते के तहत संघ के संविधान के अनुच्छेद 5 में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा शामिल की गई थी। साथ ही पुराने फ्लैग कोड के तहत निजी संगठनों को आम दिनों में झंडा फहराने की कानूनी अनुमति नहीं थी, इसलिए नियमों का पालन किया गया। तो ये पुराना कानून निजी संगठनों के लिए इतना सख्त क्यों था? दरअसल आजादी के बाद सरकार ने द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाए थे। सरकार का यह मानना था कि राष्ट्रीय प्रतीकों का नियंत्रण पूरी तरह राज्य यानी सरकारी संस्थाओं के पास रहना चाहिए, ताकि झंडे का कोई व्यावसायिक दुरुपयोग, विज्ञापनों में इस्तेमाल या अनादर न हो। नियम इतने कड़े थे कि आम नागरिक चाहकर भी रोज अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन तिरंगा फहराकर नहीं कर सकता था। लेकिन 1990 के दशक में इस व्यवस्था को चुनौती दी उद्योगपति नवीन जिंदल ने। जिंदल ने जब रायगढ़ में अपनी निजी फैक्ट्री पर गर्व से तिरंगा फहराया, तो सरकारी अधिकारियों ने पुराने फ्लैग कोड का हवाला देकर उन्हें रुकवा दिया। नवीन जिंदल इस मामले को अदालत में ले गए। उनका तर्क सीधा था, चाहे कोई आम नागरिक हो या निजी संगठन, सम्मान के साथ अपने देश का झंडा फहराना हर भारतीय का हक है। यह कानूनी लड़ाई सालों तक चली और अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गौरव और सम्मान के साथ तिरंगा फहराना हर नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1) इक्वन से यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद सरकार ने नियमों की समीक्षा की और 26 जनवरी 2002 को नया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 लागू किया गया। इस आधिकारिक बदलाव के बाद ही देश के आम नागरिकों, सभी निजी संगठनों, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि आरएसएस को भी साल के किसी भी दिन पूरी गरिमा के साथ तिरंगा फहराने का वैधानिक अधिकार मिला। और इसी बदलाव के बाद यानी 2002 से आरएसएस मुख्यालय पर भी दोबारा नियमित रूप से तिरंगा फहराना शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थी तिरंगे
निजी संगठनों के लिए पुराने कड़े कानूनों, हेडगेवार के पत्र और इस 52 साल के विवाद की पूरी कड़ियों की कहानी। इतिहास के इस सफर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।